देखिए लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात की थी, गुणात्मक विश्लेषण। और क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम लोगों ने बात किया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में उपस्थित विभिन्न तत्वों का परीक्षण कैसे करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड में उपस्थित विभिन्न तत्वों का परीक्षण कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने बात किया था कि कार्बन एंड हाइड्रोजन का डिटेक्शन कैसे करेंगे, पता कैसे लगाएंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन है या नहीं है, हाइड्रोजन है या नहीं है। ठीक है ना। इसके बाद और क्या बात किया था, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कार्बन और हाइड्रोजन पढ़ा चुके हैं आपको लास्ट लेक्चर में। कार्बन और हाइड्रोजन का पता करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कौन सा मेथड, क्या प्रोसीजर था, लीबिग मेथड पढ़ा होगा आपने, LIEBIG, लीबिग्स मेथड, है ना। अब ये है क्या, हमने आपको बताया था कि CuO क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करते हैं, लेकिन जो ऑक्सीजन के साथ कंबशन करते हैं। ठीक है ना, किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड का। लेकिन ऑक्सीजन जो यूज करेंगे इसमें वो फ्री फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। क्या शर्त है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब आप कंबशन करेंगे तो जो ऑक्सीजन यूज करेंगे आप, वो क्या होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना। और जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में का आप CuO के साथ कंबशन करेंगे तो क्या होगा, जो कार्बन इसमें उपस्थित है, ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बनिक यौगिक में जो कार्बन है, इट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना। और हाइड्रोजन जो अगर प्रेजेंट है तो हाइड्रोजन वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्यों भाई, कार्बन डाइऑक्साइड अगर बन रहा है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कंबशन के दौरान अगर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, इसका मतलब है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन है। अब कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये कैसे तय होगा, यस, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर बन रही है तो जो निकलती हुई गैस को अगर आप पास करेंगे किसमें, चूने के पानी में, लाइम वाटर, तो वो कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। चूने के पानी को वो दूधिया कर देगा। अब मिल्की हो जाता है, इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है, इसका मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन है। ठीक है ना। वाटर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपने कंबशन किया तो वाटर बना कि नहीं बना उसमें, ये कैसे तय होगा, हमने बताया था कि जो ट्यूब लेते हैं आप, उस ट्यूब में क्या होता है, एनहाइड्रस, क्या रहता है इसमें, एनहाइड्रस, भूल गए क्या बेटा, एनहाइड्रस कॉपर, इट इज वाइट। ठीक है ना। जब कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड होता है, हाइड्रेटेड मतलब इसमें वाटर मॉलिक्यूल जब इससे अटैच होते हैं तो इसका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है ना। हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट ब्लू इन कलर, ब्लू कलर का होता है। तो जैसे ही आपने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसका आप कंबशन करेंगे, हीट करेंगे, तो अगर वाटर बनेगा H2O, तो H2O विल कंबाइन विद एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, यहां से गुजरेगा, और वाटर अगर होगा तो वो इससे जुड़ करके क्या बनाएगा, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू। अगर वाटर में इसको वाटर मॉलिक्यूल नहीं मिलेंगे तो ज्यों का त्यों रहेगा, ये इसका कलर चेंज ब्लू कलर का ये में कन्वर्ट नहीं होगा। क्लियर। तो इसका ब्लू हो जाना ये इंडिकेट करेगा कि इसमें H2O का फॉर्मेशन हो रहा है, और H2O का फॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब है कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में
हाइड्रोजन है, ठीक है ना। और इसी से जो निकलती हुई गैस है उसको जब आप पास करोगे किसमें, चूने के पानी में, लाइम वाटर में, तो ये दूधिया हो जाता है। तो इसका मिल्की होना क्या इंडिकेट करता है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण हो रहा है, जो कि यहाँ आने पर इसके साथ रिएक्ट करके मिल्की कर दे रही है इस सॉल्यूशन को, ठीक है ना, क्लियर। तो लाइम वाटर का मिल्की होना ये इंडिकेट करेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है इसका मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन है, ठीक है। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट जो कि व्हाइट है, अगर ये ब्लू हो जाता है जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो ये इंडिकेट करता है कि H2O का फॉर्मेशन हो रहा है। H2O का फॉर्मेशन हो रहा है इसका मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन है। तो इस तरह से जो लीविंग मेथड है, इस मेथड के द्वारा आप ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन का पता कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पता कर लिया आपने कि कौन से एलिमेंट हैं और कौन से नहीं हैं, तो इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब इन तत्वों का तो पता कर लिया आपने, कार्बन हाइड्रोजन का। अब आता है नेक्स्ट, इसके अलावा कौन कौन से एलिमेंट हमने बोला था कार्बन हाइड्रोजन के अलावा, याद रखिएगा लीविंग मेथड है क्या, ठीक है ना। इसमें खास बात क्या है, कंबशन करेंगे आप ऑर्गेनिक कंपाउंड का। कंबशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए और ऑक्सीजन जो होनी चाहिए वो फ्री फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इसमें भी बनेगा, उसमें भी इसकी कंबशन से भी बनेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड के, तो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें होनी नहीं चाहिए। पता लगा कार्बनिक यौगिक में नहीं, ऐसा तो खैर होता ही नहीं है कि कोई कार्बनिक यौगिक हो उसमें कार्बन ना हो, है ना। तो कार्बन तो होगा ही और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, लेकिन कंबशन जो आप करेंगे वो फ्री फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, क्या, ऑक्सीजन, लीविंग मेथड। क्लियर हो गया। ये हमने बताया, आपको पहले बता चुके हैं। इसके बाद हमने बताया था कि कार्बन हाइड्रोजन के अलावा जो अन्य एलिमेंट हैं वो कौन से हैं जिनका कि हम लोग टेस्ट करते हैं इसमें क्वालिटेटिव एनालिसिस में। कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन है, सल्फर है, हेलोजन है और फास्फोरस है, यही करते हैं ना। इसके लिए हमने बताया था कि नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजन, इन एलिमेंट्स का टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेकर के टेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेकर के टेस्ट नहीं करते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें लेसाइनिक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करना पड़ता है ना। अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजन का टेस्ट करना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले दिए गए कार्बनिक यौगिक का लेसाइनिक सॉल्यूशन बना, उसी को सोडियम एक्सट्रैक्ट, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, या इसी को बोलते हैं लेसाइनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना। इसका निर्माण करना पड़ेगा। डायरेक्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेकर के अगर आप इन एलिमेंट का टेस्ट करोगे तो टेस्ट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्यों हमें ये बनाना पड़ रहा है, ये बता चुके हैं, बस आप समराइज करिए फटाफट। क्योंकि जो एलिमेंट्स हैं नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजन, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवैलेंटली बॉन्डेड होंगे, कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़े होंगे। जब तक ये एलिमेंट आयनिक फॉर्म में नहीं आएंगे तब तक इनका टेस्ट करना संभव नहीं है, इनको डिटेक्ट करना संभव नहीं है। तो इन एलिमेंट्स को जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए हैं, वो आयनिक फॉर्म में लाने के लिए क्या करते हैं, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, उसी को लेसाइनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। और ये कैसे बनाते हैं आपको पता है, हम बता चुके हैं, ठीक है ना, ये बता चुके हैं ना, इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है ना। तो लेसाइनिक सॉल्यूशन लेकर के फिर आप किसका टेस्ट करेंगे, नाइट्रोजन का,
उसी से किसका टेस्ट करेंगे, सल्फर का, उसी से किसका टेस्ट करेंगे, हैलोजन का। हमने नाइट्रोजन का टेस्ट आपको बताया था, थोड़ा सा आप समराइज करिए जो लोग पढ़ चुके हैं, कि जब हम रासायनिक सॉल्यूशन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, क्या करते हैं इसके लिए, सोडियम मेटल को लेंगे, किस में लेंगे, फ्यूजन ट्यूब में, फ्यूजन ट्यूब, कांच की एक बहुत छोटी सी ट्यूब होती है, इसको बोलते हैं फ्यूजन ट्यूब और इग्निशन ट्यूब। क्या बोलते हैं, इग्निशन ट्यूब और फ्यूजन ट्यूब। सबसे पहले ये बहुत ऑर्डिनरी ग्लास की होती है, साधारण कांच की होती है, गर्म करोगे और हल्का सा ठंडे पानी में डाल छोड़ दोगे तो टूट जाएगी, ब्रेक कर जाएगी, है ना, बहुत नॉर्मल ऑर्डिनरी ग्लास होता है। तो इस ग्लास की ट्यूब में क्या करेंगे, थोड़ा सा सोडियम मेटल लेंगे का पीस, फिर उसको हल्का सा जेंटल हीट करेंगे, केवल सोडियम मेटल को लेकर के हीट करना है। ऐसी गलती मत करिएगा कि सोडियम मेटल ले लें फिर उसके बाद उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला दें फिर हीट करें, ऐसा नहीं करना है। पहले केवल सोडियम मेटल लेकर के हल्का सा उसको जेंटल हीट करेंगे तो सोडियम मेटल मेल्ट कर जाएगी, और मेल्ट करने के बाद वो शाइन करने लगेगी, चमकने लगेगी मेल्ट होकर के, ठीक है ना। फिर इसके बाद इस इग्निशन ट्यूब में सोडियम मेटल ले लिया, उसको मेल्ट कर लिया, शाइन करने लगेगी, इसमें फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद फिर हल्का हल्का हीट करेंगे स्पिरिट लैंप के ऊपर या बर्नर के ऊपर टोंग से पकड़ के, और हीटिंग करेंगे तो सोडियम मेटल ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगी, है ना, राइट। और जब वो कंप्लीटली रिएक्ट कर जाए मेटल किसके साथ, ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, तो पहले जेंटल हीटिंग करेंगे, फिर कंटिन्यू हीट करेंगे, लगातार हीट करेंगे। और कब तक हीट करेंगे, जब तक कि वो रेड हॉट ना हो जाए। कौन, इग्निशन ट्यूब। जब रक्त तप्त ये हो जाएगी ट्यूब, तो इस ट्यूब को आप पोर्सिलीन डिश या उसको चाइना डिश भी बोलते हैं, चीनी मिट्टी की प्याली जैसी होती है ये, है ना, पोर्सिलीन डिश या चाइना डिश, इसमें उसको डिस्टिल वाटर लेकर के उसमें इसको छोड़ देंगे। इसके बाद फिर सेम प्रोसीजर को फिर से रिपीट करोगे। क्या, फिर इग्निशन ट्यूब दूसरी लोगे, उसमें सोडियम मेटल का टुकड़ा लोगे, फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड लोगे, फिर हीट करोगे, ठीक है ना। और जब वो रेड हॉट हो जाए तो फिर उसको छोड़ दोगे, कम से कम एटलीस्ट 2 और 3 इग्निशन ट्यूब इसी तरह से इस पानी में आप तोड़ोगे, ब्रेक करोगे। इसको फिर बॉईल कर लोगे, बॉईल करने के बाद इसको छान लोगे, और जो फिल्ट्रेट मिलेगा वही क्या कहलाएगा, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट या रासायनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो ये जो रासायनिक सॉल्यूशन मिला है वो किससे मिला है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्शन किससे हुई है, सोडियम मेटल से, है ना, इसी से तो ये मिला है। अब रिएक्शन ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या हो सकता है, कार्बन तो होगा ही होगा, नाइट्रोजन भी अगर है कार्बन के साथ, हो सकता है नाइट्रोजन भी हो, तो कार्बन और नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलेगा, और सोडियम आपने लिया है तो क्या बना देगा, NaCN, ठीक है ना। तो जब ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप सोडियम मेटल के साथ हीट करोगे, रिएक्ट कराओगे, तो अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन नाइट्रोजन है तो वो मेटल के, सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करके NaCN बना देंगे, नहीं बन जाएगा, वो वही NaCN जो बना है उसी को आपने इसमें छोड़ दिया है, तो पानी में जा करके NaCN घुल जाएगा, नहीं घुल जाएगा, तो क्या दे देगा, Na आयन दे देगा और साइनाइड आयन दे देगा, नहीं देगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में उपस्थित नाइट्रोजन सोडियम मेटल से रिएक्ट करने के बाद इसमें कन्वर्ट हो गया साइनाइड आयन में। सो नाइट्रोजन जो एलिमेंट था जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में था वो कन्वर्ट किस में हो गया, साइनाइड आयन में, आयनिक फॉर्म में आ गया ना। कौन सा एलिमेंट, नाइट्रोजन, ठीक है। अब जो हम फॉलो करेंगे प्रोसीजर आगे सोडियम एक्सट्रैक्ट में, वो साइनाइड आयन का टेस्ट करेंगे। एक्चुअल में क्या करेंगे हम लोग, साइनाइड आयन का टेस्ट करेंगे कि उस सोडियम एक्सट्रैक्ट में साइनाइड आयन है या नहीं है।
अगर साइनाइड आयन का टेस्ट देता है इसका मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन है, नहीं देता है तो नाइट्रोजन नहीं रहा होगा, नाइट्रोजन नहीं रहा होगा तो इसका निर्माण नहीं हुआ होगा, इसका निर्माण नहीं हुआ होगा तो टेस्ट नहीं आएगा। क्लियर? अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन, ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन नहीं है बल्कि क्या है, सल्फर है एलिमेंट, तो सल्फर इससे सोडियम से क्रिया करके Na2S, दो सोडियम, Na2 सोडियम सल्फाइड बनाएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर सल्फर है तो वह सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, Na2S, और Na2S जो बना है इस ट्यूब के अंदर वही पानी में आपने छोड़ दिया है, तो Na2S पानी में जाके घुल करके अलग अलग डिसोसिएट हो जाएगा ना, अलग हो जाएंगे, क्या देगा, Na आयन देगा और सल्फाइड आयन देगा, दो सोडियम आयन और एक सल्फाइड आयन। तो सल्फर जो प्रेजेंट था ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो मेटल के साथ रिएक्ट करने के बाद किसमें कन्वर्ट हो गया, सल्फाइड आयन में, आयनिक फॉर्म में आ गया। तो अब आप लेसनी सॉल्यूशन या फ्यूजन सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में किसका टेस्ट करोगे, सल्फाइड आयन का। अगर वो सल्फाइड आयन का टेस्ट आता है इसमें सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में, इट मींस कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर प्रेजेंट था। ठीक है ना? फिर नेक्स्ट हो सकता है कि इसमें नाइट्रोजन के साथ साथ सल्फर भी हो, दोनों हो, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट हो और सल्फर भी प्रेजेंट हो। कोई जरूरी नहीं कि अगर नाइट्रोजन है तो सल्फर प्रेजेंट नहीं होगा, या सल्फर प्रेजेंट है तो नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, दोनों भी हो सकते हैं। अगर दोनों हैं तो सोडियम के साथ क्रिया करके ये क्या बनाएंगे, नाइट्रोजन सल्फर और कार्बन NaSCN, सोडियम थायोसाइनेट, सोडियम थायोसाइनेट बनेगा NaSCN, और NaSCN पानी में टूट करके जब पानी में इसको छोड़ दोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na आयन में और SCN थायोसाइनेट आयन में। तो हम लोग किसका टेस्ट करेंगे, थायोसाइनेट आयन का टेस्ट करेंगे। अगर इसका टेस्ट आता है इसका मतलब कि इसमें नाइट्रोजन और सल्फर दोनों उपस्थित हैं। क्लियर? एक चीज और यहाँ पर बताएं आपको कि अगर NaCN है, आपने जो सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाया उसमें सोडियम मेटल को एक्सेस में ले लिया, ज्यादा मात्रा में ले लिया, तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, अगर लिमिटेड अमाउंट में है क्या सोडियम, तब तो NaSN और C मिलकर के NaSCN बनाएंगे। अब नाइट सोडियम नहीं है अगर इसके पास तो इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ये NaSCN में। लेकिन अगर इसके बाद भी सोडियम बचा रहता है किसमें, इग्निशन ट्यूब में, तो NaSCN अगर बन चुका है इसके बाद भी सोडियम उपस्थित है तो इसकी NaSCN सोडियम से क्रिया करके Na2S और NaCN में कन्वर्ट हो जाएगा, Na2S और। तो अगर कहीं क्वेश्चन ऐसा आता है कि रासायनिक सॉल्यूशन बनाते हैं आप, सोडियम एक्सट्रैक्ट फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, उसमें अगर सोडियम मेटल एक्सेस में है तो क्या होगा, नाइट्रोजन और सल्फर दोनों उपस्थित हैं तो NaSCN बनेगा। लेकिन अगर सोडियम मेटल एक्सेस में है तो NaSCN जो बना है वो फर्दर इसमें कन्वर्ट हो जाएगा Na2S और NaCN। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसका एक्सेस में है सोडियम मेटल, तो वो क्या करेगी NaSCN को Na2S और NaCN में कन्वर्ट कर देगी, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, अगर ये सॉल्यूशन बना है, एक और बता दें, हेलोजन का और बता दें। अगर हेलोजन प्रेजेंट होगा तो बहुत सिंपल सा है, मेटल सोडियम मेटल के साथ हेलोजन रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, NaX, X में भी Cl तो NaCl, क्यों,
Br भी हो सकता है HCl, तो NaBr बन जाएगा, AgI बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, ओ NaI बन जाएगा, ठीक है ना। तो सोडियम के साथ रिएक्ट कराने पर अगर कोई हेलोजन है तो क्या बन जाएगा, नहीं सोडियम का हैलाइड बनेगा ना, सोडियम का नहीं बनेगा, NaX बन जाएगा ना, NaCl, NaBr, NaI, क्लियर। और जब ये पानी में जाएगा तो NaN अलग हो जाएगा और हैलाइड आयन अलग हो जाएगा। तो हैलाइड आयन का आप टेस्ट कर लेंगे, अगर आता है क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड का टेस्ट आता है, इसका मतलब कि उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में हैलोजन प्रेजेंट था। तो फाइनली आप देख रहे हैं कि रासायनिक सॉल्यूशन जो बनाते हैं उसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में एलिमेंट है जो कोवेलेंटली बॉन्डेड है वो आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और जिस आयनिक फॉर्म में वो आ रहा है उसी का हम लोग टेस्ट करके कंफर्म करते हैं कि उसमें एलिमेंट कौन सा है, ठीक है। अच्छा, ये जो रासायनिक सॉल्यूशन बनेगा या सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनेगा, इसका नेचर कैसा होगा, इट इज एल्कलाइन और एसिडिक और न्यूट्रल। जैसे आपने ये इग्निशन ट्यूब है, इसमें आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, सोडियम मेटल के साथ हीट किया, इसका इसको पानी में छोड़ दिया और 2-3 बार यही प्रोसेस रिपीट करेंगे, इसके बाद इसको फिल्टर कर लेंगे, तो जो एक्सट्रैक्ट मिलेगा, फिल्ट्रेट मिलेगा, उसी को तो आप बोल रहे हो ना सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। तो जो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है ये कैसा लगता है आपको, कैसा नेचर होगा इसका, एल्कलाइन की एसिडिक की न्यूट्रल, आप बताओ। नहीं, एल्कलाइन होगा, सोडियम मेटल रहेगा तो वाटर से क्रिया करके NaOH बना देगा, NaOH का थोड़ा सा फॉर्मेशन होगा जरूर, अगर सोडियम मेटल उसमें रह गया है तो। और थोड़ा इतना एग्जैक्टली अपन लोग मात्रा में नहीं ले सकते, कुछ ना कुछ उसमें रह ही जाता है और वो उसके कारण किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, NaOH में कन्वर्ट हो जाएगा। और NaOH बनेगा तो मीडियम कैसा हो जाएगा इसका, अल्कलाइन, क्षारीय होगा ये। तो सोडियम एक्सट्रैक्ट जो बनाते हैं आप, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, जनरली ये कैसा होता है, एल्कलाइन होता है। क्यों होता है, कारण एल्कली तो मिला ही नहीं हम लोगों ने कोई, है ना, एल्कली मेटल्स तो है ना, सोडियम की नहीं है, तो ये हाइड्रोलिसिस पर NaOH का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है ना, क्लियर। चलिए इतना समझ में आ गया। फास्फोरस का टेस्ट करने के लिए नाइट्रोजन सल्फर हैलोजन का टेस्ट तो हम रासायनिक सॉल्यूशन से कर लेंगे, फास्फोरस का टेस्ट हम लोग डायरेक्ट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेकर के, है ना। उसके लिए हमें रासायनिक या सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। इसका नाइट्रोजन का टेस्ट कैसे करते हैं ये हम बता चुके हैं, आप लोग थे क्या उस दिन, थे नहीं थे, चलिए बता दीजिए क्या होता है, क्या होता है, कोई बताइए। नाइट्रोजन एलिमेंट का टेस्ट कैसे करेंगे सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में, कैसे पता करेंगे इसमें नाइट्रोजन है कि नहीं है ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई भी बताए। जल्दी बताओ बेटा। सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को हाँ, उसी टेस्ट ट्यूब में Fe2SO4 के साथ रिएक्ट करें। क्या करें हम, सोडियम एक्सट्रैक्ट ले लिया, फिर इसमें FeSO4 मिला दिया, फेरस सल्फेट, ताजा फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन मिला देंगे, तो क्या होगा, NaSO4 बन जाएगा। सोडियम एक्सट्रैक्ट में होगा क्या, NaSO4 बन जाएगा और FeCl बन जाएगा। NaSO4 बन सकता है क्या, Na2SO4 बनेगा, अच्छा, और क्या बनेगा, लेकिन क्या बनेगा बेटा, ये हम बता चुके हैं आपको, ये रिपीट करने का टाइम नहीं, अब आगे बढ़ नहीं पाएंगे। नहीं तो हमने आपको नाइट्रोजन का टेस्ट बता दिया था, सल्फर का टेस्ट बता दिया था, है ना, हैलोजन का भी टेस्ट बता दिया था, हैलोजन का भी टेस्ट बता दिया था, फास्फोरस का बताना था हमें, और ये फिर भूल गए आप लोग, आज क्वेश्चन कराने हैं उस पर हमें जी, स्टेप बाय स्टेप बताएं, से क्वेश्चन आते हैं, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन आते हैं। चलिए फेरस सल्फेट मिलाएंगे,
फेरस सल्फेट मिलाने के बाद फिर क्या करते हैं इसमें प्रोसेस तो ये है कि पहला स्टेप में ताजा फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन मिलाओगे किसमें, सोडियम एक्सट्रैक्ट में। दूसरा स्टेप ये है कि इसके बाद कंसंट्रेट हल्का सा इसको वार्म करेंगे और इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 मिलाएंगे, तो उससे आपको क्या मिलता है, प्रूशियन ब्लू कलर मिलता है। ठीक है ना, प्रूशियन ब्लू कलर मिलता है। और प्रूशियन ब्लू कलर का मिलना ये इंडिकेट करता है कि इसमें नाइट्रोजन है, साइनाइड आयन है, ये इंडिकेट करता है। साइनाइड आयन है, इसका मतलब है कि नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड में रहा होगा। ठीक है ना, हाँ वो जानना पड़ेगा ना क्या होता है। ये मिलाने से क्या बनता है, फिर कंसंट्रेटेड H2SO4 का क्या फंक्शन है। यहाँ पर H2SO4 की जगह हम HCl क्यों नहीं ले सकते, है ना, ये तो जानना पड़ेगा ना। चलिए क्या होगा, अभी बात करते हैं। चलिए अभी पढ़ा चुके हैं, फिर सोडियम एक्सट्रैक्ट में अगर मान लीजिए नाइट्रोजन होगा तो किस फॉर्म में होगा, साइनाइड के फॉर्म में होगा, NaCN के फॉर्म में होगा। ठीक है, NaCN FeSO4 से रिएक्ट करेगा, क्या देगा, आपने बोला Na2SO4, तो फेरस आयन साइनाइड आयन से कंबाइन करके फेरस साइनाइड बना देगा। तो 2NaCN ले लें हम, क्या बन जाएगा, FeCN का ट्वाइस प्लस Na2SO4, ये बन जाएगा। अब फेरस साइनाइड जो बना है वो तो उतना ही बनेगा जितना आप फेरस सल्फेट डालोगे, है ना। ठीक, फेरस साइनाइड जो बना है वो फिर से इस सॉल्यूशन में उपस्थित सोडियम साइनाइड से क्रिया करके 4NaCN, सोडियम साइनाइड तो रहेगा ना उसमें, सोडियम साइनाइड से रिएक्ट करके क्या बना देगा, Na4FeCN का 6 सोडियम फेरो साइनाइड। IUPAC नेम नहीं बोल रहा है इसका, हम IUPAC तो दूसरा होगा, है ना। सोडियम फेरो साइनाइड बोल दिया हमने, ये कॉमन नेम बोल दिया है। IUPAC नामकरण करना तो यू कैन डू इट, है ना। आप कर सकते हो इसका नामकरण, तो नहीं कर सकते हो, अभी बात कर लेंगे क्या होना चाहिए। क्योंकि IUPAC नेम ही आएगा, एग्जाम में आएगा तो हो सकता है ये आ जाए कि जो प्रूशियन ब्लू कलर आता है वो किसके कारण आता है, और जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसका IUPAC नेम दिया होगा ऑप्शन में। ऑप्शन में IUPAC नेम दिया होगा तो आपको पता होना, यू शुड नो द IUPAC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स विच इज प्रूशियन ब्लू इन कलर। जो प्रूशियन ब्लू कलर का है उस कॉम्प्लेक्स का नाम आपको पता होना चाहिए, साधारण नाम भी और IUPAC नेम, किसी भी नाम से आ सकता है ऑप्शन में, है ना। चलिए ये बनेगा सोडियम फेरो साइनाइड। फिर आप क्या करते हैं, इसके बाद इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 जो डालते हैं ना, तो फेरस सल्फेट जो था, फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है। फेरस आयन इज कन्वर्टेड इनटू फेरिक आयन, ऑक्सीडेशन हो जाता है उसका, ऑक्सीडाइज कर देता है किसको, FeSO4 को, किसमें, Fe2SO4 का थ्राइस। फेरस सल्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फेरिक सल्फेट, और वो फेरिक सल्फेट फिर इससे रिएक्ट करता है सोडियम फेरो साइनाइड से। तो Fe2SO4 का थ्राइस प्लस Na4FeCN6, it will give Fe4FeCN का 6 फेरिफेरोसाइनाइड, फेरिफेरोसाइनाइड। अब इसमें अगर आपसे पूछें, नहीं अब ये कंप्लीट है कि नहीं है, नहीं है, कॉम्प्लेक्स कंप्लीट लिखा कि नहीं लिखा, फॉर्मूला इसका चेक करिए, सही नहीं है ना, सही नहीं है। यहां पर थ्राइस, तब बैलेंस होगा 4। फेरिक आयन पर +3 होता है, फेरिक आयन पर इस पर +3 चार्ज है, इस पर +2 चार्ज है, Cn पर -1 चार्ज है। तो एक Fe से कितने Cn जुड़े हैं, 6। तो नेगेटिवली चार्ज आयन 6 जुड़े हैं,
और Fe पर +2 चार्ज है, तो इस हिस्से पर कुल कितना चार्ज आएगा? -4, और -4 और कितने थ्राइस कर दिया तो माइनस के कितने हो गए? 12। और Fe पर कितना है? +3। एक Fe पर तो 4 Fe लेना पड़ेंगे ना, तब तो 4 की 12 प्लस के 12 होंगे। तो जो बनेगा कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा? Fe4 FeCN6 का होल थ्राइस। ठीक है ना? इसको बोलते हैं फेरी फेरो साइनाइड। इट इज प्रूशियन ब्लू इन कलर। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसका कलर कैसा होगा? प्रूशियन ब्लू। ठीक, पहले तो ये नोट कर लीजिए। इसका IUPAC नेम क्या होना चाहिए? रख के बता जरा, IUPAC नामकरण करो इसका। जो लिख बोलोगे आप हमको लिखेंगे। तुम सिलेबस में है आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC नॉमेनक्लेचर है, आपके नीट के सिलेबस में है। इसका नामकरण करिए IUPAC नेम। इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर करिए जरा, सभी लोग करना है। FE, बेटा ये इंक नहीं है इसमें ना, तो ये ब्लू वाला दिखता नहीं है बोर्ड में, आप जब वीडियो देखेंगे तो दिखेगा नहीं। इंक फेड रहता है ना हल्का सा। बेटा इंक ले आओ, अच्छा मार्कर दूसरा इसमें फिल करवा लो चाहे, और आ जाओ वापस करके नामकरण करो बेटा। Fe4 FeCN का 6 और होल थ्राइस, ये है। इसको अगर आपको नामकरण करना है तो इसमें 2 पार्ट होते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। आगे का पार्ट पॉजिटिवली चार्ज पार्ट होता है और दूसरा नेगेटिवली, कैटायनिक पार्ट और एनायनिक पार्ट। हमेशा आगे जो लिखा होता है वो कैटायनिक पार्ट होता है, बाद में जो लिखा होता है वो एनायनिक पार्ट होता है। कैटायनिक पार्ट का नाम पहले लिखते हैं, फिर एनायनिक पार्ट का नाम लिखेंगे। ठीक है? अब चूंकि कैटायनिक पार्ट इसमें क्या है? 4Fe + 3, ये तो देगा, ये टूट करके नहीं देगा, तो इस आयन का नाम क्या लिखोगे? नहीं, वही दे दिया है ना? अच्छा, ठीक है। इसका नाम क्या होगा? बोलो, Fe4 का नाम लिखना है अगर हमें, तो क्या लिखें हम? बोलो क्या लिखें? 1 by 1 बोलो ना, हम पढ़ा चुके हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर। आयरन लिखते हैं, आयरन के बाद क्या लिखते हैं? थर्ड। फिर क्या लिखें? स्पेस दें, स्पेस दें कि नहीं दें? कैटायनिक एनायनिक पार्ट के बीच में स्पेस रहेगा। फिर क्या लिखें? हेक्सा, स्पेलिंग बोलो। हाँ हैं? सब भूल गए आप। साइनाइडो, NADO। आप बताओ, भूल गए? साइनाइडो, CYANIDO हैं? बोलो। हेक्सा साइनाइडो, आप बताओ तो भाई, लिख दें? CYANI साइनाइडो, फिर FERRATE फेरेट, सेकंड हो गया क्यों भाई? आप बताओ, एज अ लिगेंड नाम हमने CN का क्या बताया था? ये पढ़ नहीं रहे हो तो कैसे समझेगा? बोलो।
ये बताया था ना आपको कि जितने भी लिगेंड हैं या तो नेगेटिवली चार्ज होंगे या पॉजिटिवली चार्ज या न्यूट्रल। न्यूट्रल में तो वाटर था और अमीन था NH3, अमोनिया मॉलिक्यूल था, वाटर मॉलिक्यूल था, उनके नाम अलग से रखे थे आपने, उसको एक्वा और अमीन। नेगेटिवली चार्ज लिगेंड के नाम जो थे तो एज अ लिगेंड नहीं, आयन के रूप में नाम क्या थे, या तो जनरली आइड होगा उसके नाम के अंत में, या आइट होगा या एट होगा। यही बताया था ना, जितने भी एनाइंस होते हैं उनके नाम के अंत में या तो आइड होता है या आइट होता है या एट होता है। सर एट है वहाँ पे। नहीं सुन लो अभी, आइट और एट, यही तीन चीजों से एंडिंग होगी किसकी, एनाइन की। अगर कोई एनाइन आपका एज अ लिगेंड काम कर रहा है तो उसमें क्या बताया था कि उसके लास्ट का ई हटा करके ओ लगाना है। एनसीईआरटी की बुक देख लीजिए आप, ई हटा करके ओ लगाना, तो वही फॉलो कर लीजिए तो सही है। साइनाइड पढ़ रहा है उसको, CN को साइनाइड आयन है तो साइनाइड का ई हटा दो, साइनाइड हो। एनसीईआरटी की बुक देख लेना, उसमें यही मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो ये आप इसका नाम समझ गए, आईयूपीएसी नाम नहीं समझ गए, उसमें लिखा होगा साइनाइड लिखा है, आप देखिएगा आई उसमें एनसीईआरटी की बुक में। जो लेटेस्ट 2004 में आईयूपीएसी ने जो रिकमेंड किया है, 2004 में आईयूपीएसी ने फिर से कुछ संशोधन किया है। जो बुक है उसमें मेंशन है, लिखा होगा कि 2004 के आईयूपीएसी के रिकमेंडेशन पर ऐसा होगा। ठीक है ना, वो आप देख लीजिएगा, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो इसका ये जो बनता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये क्वेश्चन ब्लू कलर का होता है। ठीक, और ऐसा अगर क्वेश्चन ब्लू आ रहा है कलर तो नाइट्रोजन निश्चित है। साइनाइड आयन है, साइनाइड आयन है तभी ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। साइनाइड आयन कहां से आए, ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन था इसलिए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसमें हम क्वेश्चन फिर से कर रहे हैं आपसे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ H2SO4। फंक्शन क्या है H2SO4 का यहाँ। पहली बात तो ये है, ठीक, फेरस आयन को फेरिक आयन में कन्वर्ट करना। फेरिक आयन जब तक हमको नहीं मिलेंगे तब तक हमारा ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कन्वर्ट नहीं होगा। अब आप कहोगे कि ये कॉम्प्लेक्स जब बन गया था इसकी बनने की जरूरत क्या थी, मतलब उससे कह रखा था कि तुम्हें क्वेश्चन ब्लू कलर ही देना है, तब तक रिएक्ट करते रहना है, ऐसा नहीं है ना। ये बन गया था तो जरूरत क्या थी इसमें से रिएक्ट करने की, ये भी तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, फॉर्म हुआ है तो इसका भी तो स्टेबिलिटी होगी, स्टेबल होगा तब तो बना। ये बना है आखिर इनकी रिएक्शन से, तो ये स्टेबल होगा कंपाउंड तब तो बना। और फिर इसके बाद फिर आपने जब H2SO4 डाला इसमें तो फेरस आयन फेरिक आयन में कन्वर्ट हो गया, फेरस सल्फेट फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट हो गया। जाना चाहिए, हाँ बिल्कुल, फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट हो गया और फेरिक सल्फेट फिर रिएक्ट कर रहा है इससे कॉम्प्लेक्स और ये बना रहा है ना। तो ऐसा कब होता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप पढ़ रहे हैं सोनी जी को छोड़ करके, तो उसका रीजन है हमसे बेटर है वो, नो डाउट। मोर स्टेबिलिटी वहां आप फील कर रहे हैं, ज्यादा लाभ महसूस कर रहे हैं। इसी तरह ये भी यहाँ पर स्टेबल तो है, लेकिन आफ्टर द इस फॉर्म में अगर ये आ रहा है कॉम्प्लेक्स तो इट इज मोर स्टेबल देन दिस। तो हर कोई चाहता है कि हम मोर स्टेबल स्टेट में, है ना। ये नेचर का ही रूल है, उसमें बुराई की बात नहीं है। वो तो सिस्टम उसी तरफ जाएगा जहां पर वो मोर एंड मोर स्टेबल महसूस करेगा। ठीक है ना, तो इसलिए क्या होगा, ये इसके कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स है तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो फंक्शन एक तो आपने बता दिया कि फेरस आयन इज कन्वर्टेड इनटू फेरिक आयन। दूसरा और क्या, फेरिक आयन चाहिए थे, चूंकि हमें फेरिक आयन नहीं मिलते तो ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनता, तो फेरिक आयन के लिए हम सीधा फेरिक क्लोराइड मिला देते इसमें। H2SO4 ना मिला के फेरस को फेरिक में कन्वर्ट ना करके सीधा फेरिक क्लोराइड मिला देते तो क्या दिक्कत थी, सीधा ये टूट करके फेरिक आयन दे देता और क्लोराइड आयन देता, फेरिक आयन से क्रिया करके वो बना देते। लेकिन उसमें वाटर से रिएक्ट कर जाता है, क्या हाइड्रोलिसिस हो जाता है किसका, फेरिक फेरिक क्लोराइड का तो क्या बन जाता, FeOH FeOH थ्राइस बन जाता। FeOH थ्राइस बनता तो वो क्या करता, अलग रिएक्शन देता
अलग रिएक्शन का फेरिक हाइड्रोक्साइड और फेरस हाइड्रोक्साइड जो है ग्रीन प्रेसिपिटेट देते हैं, ग्रीन प्रेसिपिटेट आता है। तो फेरस हाइड्रोक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड अगर बन जाते, चूंकि एल्कलाइन है ऑलरेडी, सॉल्यूशन कैसा है सोडियम ऑक्साइड एल्कलाइन, OH आयन उसमें पहले से है, तो फेरस सल्फेट जब आपने डाला है ना तब भी फेरस हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, उसी समय बनेगा। लेकिन H2SO4 डालें ना, कंसंट्रेटेड हैं? H2SO4 डालेंगे तो प्रिवेंट करेगा हाइड्रोलिसिस। लेकिन फिर से रिपीट कर रहे हैं, सोडियम एक्सट्रैक्ट में तो ऑलरेडी OH आयन है, जैसे फेरस सल्फेट डालोगे तो फेरस आयन OH आयन से रिएक्ट करके फेरस हाइड्रोक्साइड बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? Fe FeOH ट्वाइस बनेगा कि नहीं बनेगा? ये ग्रीन प्रेसिपिटेट देता है, डेल्टी ग्रीन, ये तो तभी बन जाएगा जब आपने सोडियम एक्सट्रैक्ट में क्या मिलाया? फेरस सल्फेट। नहीं बनेगा क्या? फेरिक क्लोराइड बनाने पर ही बनेगा क्या? पहले भी बनेगा। और H2SO4 मिलाओगे तो H2SO4 मिलाने पर फेरस आयन फेरिक आयन में कन्वर्ट होगा तो फेरिक हाइड्रोक्साइड भी बनेगा, इनके प्रेसिपिटेट बनेंगे। लेकिन फेरस हाइड्रोक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड के जो डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट हैं वो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में सॉल्युबल है। तो जो बनते हैं जो फेरस हाइड्रोक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड, उनको कंसंट्रेटेड H2SO4 डिसॉल्व कर देता है, तो उनका जो डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट है वो अस्तित्व में नहीं रहता है, तो वो इंटरफियर नहीं करता, आगे जो प्रेसिपिटेट बन रहा है उनके कलर में उसका डिस्टर्बेंस नहीं होता है उसकी वजह से। ठीक है ना? तो सल्फ्यूरिक एसिड का एक फंक्शन तो ये हो गया कि ये जो प्रेसिपिटेट हैं फेरस हाइड्रोक्साइड के, जो फेरस सल्फेट मिलाने पर मिलेंगे उनको ये डिसॉल्व कर देगा, फेरिक आयन को फेरस आयन को फेरिक आयन में कन्वर्ट कर देगा, और फेरिक आयन जब बन जाएंगे तो वो इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, इसमें फेरिफेरोसाइनाइड में। अब हम क्या कह रहे हैं? फेरिफेरोसाइनाइड में कन्वर्ट करने के लिए सोडियम फेरोसाइनाइड को फेरिफेरोसाइनाइड में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए था? फेरिक आयन। और फेरिक आयन प्राप्त करने के लिए ही हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 मिलाया कि फेरस आयन फेरिक आयन में कन्वर्ट हो जाए, तो हम सीधा फेरिक क्लोराइड मिला देते। दूसरा प्रश्न, सीधा फेरिक क्लोराइड मिला देते तो उससे फेरिक आयन मिल जाते हमें और 3 क्लोराइड आयन मिल जाते, और फेरिक आयन क्रिया करके इससे सोडियम फेरोसाइनाइड से ये बना देते। हाँ, लेकिन वो उसमें मतलब जो उसका ग्रीन प्रेसिपिटेट बनता वो उसने अपना किसका ग्रीन प्रेसिपिटेट? FeOH3 का, और ये तो हाँ, ये बने रहते, ये बने रहते, तो ये बने रहते हैं। एक तो ये प्रॉब्लम। दूसरा, फेरिक क्लोराइड अगर मिला दोगे आप, फेरिक क्लोराइड मिला दोगे तो फेरिक क्लोराइड येलो इन कलर होता है, फेरिक क्लोराइड खुद ही कलरफुल है, तो फेरिक क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है वो येलो कलर का होता है। जब ये इसमें मिलाओगे आप, इसमें सोडियम फेरोसाइनाइड को फेरिफेरोसाइनाइड में कन्वर्ट करने के लिए, तो क्या होगा? क्रूशियल ब्लू कलर तो इसके कारण बनेगा और येलो कलर किसके कारण रहेगा? FeCl3 के कारण। तो येलो कलर और क्रूशियल ब्लू कलर दोनों की मिक्सिंग हो जाएगी, तो वो क्लियर आपको पता ही लगेगा कि इसमें क्रूशियल ब्लू कलर बना कि नहीं बना, है ना? तो फिर डिटेक्ट करना आसान नहीं। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि फेरिक क्लोराइड क्यों नहीं मिलाते हैं, ये भी पूछा जाता है। उसका रीजन ये है कि येलो कलर का है, ये मिलाएंगे तो क्रूशियल ब्लू कलर को क्या करेगा? ये टर्बिड कर देगा, धुंधला कर देगा, क्योंकि ये येलो कलर का होता है, जिससे आप डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे कि नाइट्रोजन है कि नहीं है। दूसरा, सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है? ये फेरस हाइड्रोक्साइड फेरिक हाइड्रोक्साइड में प्रेसिपिटेट बनेंगे, ऑन एडिंग फेरस सल्फेट उनको डिसॉल्व कर देगा ये, ठीक है ना? और फेरस आयन को फेरिक आयन में ऑक्सीडाइज कर देता है। तो ये एसिड के फंक्शन है। फेरिक क्लोराइड क्यों नहीं मिलाते हैं, ये उसका रीजन है। इस तरह से नाइट्रोजन का टेस्ट कंप्लीट हो गया। फिर क्या आता है? सल्फर का। सल्फर में क्या बताया था हमने? सल्फर में सल्फाइड आयन का टेस्ट करते हैं ना सल्फर में। तो सल्फाइड का टेस्ट तो आपको पता ही है, लेड एसीटेट।
लेड सल्फाइड का ब्लैक प्रेसिपिटेट बनता है, नहीं बनता है? तो सोडियम एक्सट्रैक्ट रासायनिक सॉल्यूशन लेंगे टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा, उसमें पहले एसिटिक एसिड मिला देंगे क्योंकि वो एल्कलाइन इन नेचर है, पहले उसमें एसिटिक एसिड मिला देंगे थोड़ा सा, फिर इसके बाद सोडियम लेड एसीटेट मिला देंगे, लेड एसीटेट। तो लेड एसीटेट क्या करेगा? Na2S, लेड एसीटेट का सूत्र PbCH3COO का ट्वाइस प्लस Na2S सोडियम सल्फाइड, है ना? तो सल्फाइड आयन लेड आयन से कंबाइन करके क्या बना देंगे? PbS, और ये क्या बन जाएगा? CH3COONA के 2 मॉलिक्यूल सोडियम एसिटेट, नहीं बन जाएगा? दिस इज ब्लैक पीपीटी। तो लेड सल्फाइड का काला अवक्षेप आएगा अगर ब्लैक प्रेसिपिटेट आता है ऑन एडिंग लेड एसीटेट इन सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट दैट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ सल्फर। सल्फाइड आयन मतलब सल्फर ऑर्गेनिक कंपाउंड में है, ठीक है ना? एक और टेस्ट है इसका सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ, एक और टेस्ट है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ। तो आप क्या करेंगे? एक और टेस्ट ट्यूब ले लीजिए अलग से, उसमें सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट ले लीजिए, फिर उसमें क्या मिला दीजिए? सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। क्या फॉर्मूला होता है? Na2FeCN5NO सोडियम नाइट्रोक्लोराइड की क्रिया किससे कराओगे? अगर सल्फर का टेस्ट कर रहे हैं तो सल्फर किसके फॉर्म में होगा? सोडियम एक्सट्रैक्ट में Na2S के फॉर्म में होगा। तो Na2S रिएक्ट करेगा इससे, क्या बनाएगा? बताइए, जल्दी बोलो। ऐड हो जाएगा, ये एडिशन कंपाउंड बनेगा, ऐड हो जाएगा ये दोनों चीजें, 2 Na ये Na4FeCN5NOS ये बन जाएगा सोडियम सल्फोर नाइट्रोक्लोराइड। सोडियम सल्फोर नाइट्रोक्लोराइड, नाइट्रोक्लोराइड में सल्फर जुड़ गया, सोडियम सल्फोर नाइट्रोक्लोराइड वायलेट कलर का। जी सर हेलो, हाँ सर नमस्कार। जी नमस्ते सर। तो ये वायलेट कलर का होता है ना? तो अगर वायलेट कलर आपको मिलता है, पर्पल या वायलेट दोनों भी दिख सकते हैं आपको इसमें, तो वो कंफर्म करता है कि इसमें सल्फर है, ठीक है ना? अब नेक्स्ट हेलोजन का टेस्ट आता है, टेस्ट ऑफ हेलोजन। इसके लिए एग्जाम आपको इसमें कंपटीशन में क्वेश्चन आ जाता है, हालांकि बहुत वो यूजफुल नहीं है। आपको सुनो बिल्स्टीन, BEILSTEIN बिल्स्टीन्स टेस्ट फॉर हेलोजन। इसका नाम नहीं सुना, सुन लीजिए। देखिए ये बहुत ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में, क्योंकि मोस्ट कॉमन ना होने की वजह से इस पर ध्यान कम जाता है, तो पूछ लेते हैं उसको क्वेश्चन को। हेलोजन के लिए ही टेस्ट है ये, और इसमें क्या है कि ये कॉपर का वायर लेते हैं और कॉपर वायर को पीट लेते हैं, पीट करके उसको फ्लैट कर लेते हैं। फ्लैट करने के बाद उसको बर्नर पर लेकर जा करके गर्म करते हैं, हीट करते हैं। तो पहले तो वो कॉपर वायर ब्लू फ्लेम के साथ चलता है, ब्लू फ्लेम के साथ चलेगा, फिर धीरे हीट करते 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 फिर क्या होगा, वो ब्लू फ्लेम देना बंद कर देगा, ठीक है? फिर उसी कॉपर के वायर को आप जो कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला है उसमें उसको टच कराएंगे। टच कराने का मतलब ये है कि जब ऑर्गेनिक गर्म कोई वायर है उस कंपाउंड के कांटेक्ट में आएगा कंपाउंड के, तो उसमें वो चिपक जाएगा कंपाउंड, और चिपक जाएगा मेल्ट करके, फिर उसी को फिर से आप जलाओगे, बर्न करोगे आप। तो अगर वो ब्लू फ्लेम के साथ जलता है, इट मीन्स कि हेलोजन इज प्रेजेंट इन दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हेलोजन उपस्थित है, ये इस बात को इंडिकेट करता है, ठीक है? इसको बोलते हैं बिल्स्टीन टेस्ट।
ये किसके लिए? हेलोजन। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है? इसकी शॉर्टकमिंग कहिए, डिफेक्ट कहिए, लिमिटेशन कहिए। इसकी लिमिटेशन ये है कि ये नहीं बताता है कि कौन सा हेलोजन प्रेजेंट है ना? हेलोजन तो है और उसमें कौन सा हेलोजन है इसको ये नहीं बताता है। पहले कमी तो ये। दूसरा, यूरिया भी यही टेस्ट देता है ऐसा ही। यूरिया अगर ले लेंगे और उसको भी ऐसे ही बर्न करेंगे तो वो भी ब्लू फ्लेम के साथ जलेगा। तो यूरिया भी यही टेस्ट देता है, तो हो सकता है यूरिया, उसमें तो हेलोजन है ही नहीं। तो ये इसके ड्रॉबैक है। लेकिन ये टेस्ट किसी ने दिया होगा कभी तो उसका चला आ रहा है और ये पूछ लिया जाता है कि आखिर आपने उस लेवल पे पढ़ा कि नहीं पढ़ा है। ठीक है ना? यूजफुल कितना है ये अलग बात है, लेकिन उससे परिचित है कि नहीं उस पर भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, समझ गए? ये नेक्स्ट आता है हेलोजन का जो टेस्ट हम लोग करते हैं वो क्या है कि सोडियम एक्सट्रैक्ट ले लें। सोडियम एक्सट्रैक्ट ले लें। आप लोगों ने क्या पढ़ा टेस्ट बताइए जरा। पहले आप जो जानते हैं उसकी बात करें, फिर उसमें क्या करेक्शन होना है उसकी बात करेंगे। जल्दी बताओ भाई, क्या है हेलोजन का टेस्ट? नाइट्रोजन के टेस्ट में क्या किया था आपने? सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट लिया था। क्यों लिया था? उसी को लेके आगे हम लोग चले थे। तो सल्फाइड के टेस्ट में, सल्फर के टेस्ट में भी यही किया था। क्या? सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट लिया था। किसमें? टेस्ट ट्यूब में। इसमें क्या करें? इसमें क्या करें भाई प्रिंस? ले लिया हमने सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट एक टेस्ट ट्यूब में ले लिया। सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट ले लिया। अब क्या करें? सोडियम सोडियम अगर इसमें कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड में हेलोजन रहा होगा तो वो NaX के फॉर्म में होगा। ठीक है, फिर क्या करें? सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करा दें। लेकिन जी बोले उसमें तो ऐसे अपन को पता चलेगा कि सिर्फ क्लोरीन पता चलेगा कि उसके साथ वो नहीं, सबके साथ कर सकते हैं, दिया के साथ कर सकते हैं। सबके साथ। चलिए, लेकिन एक प्रिकॉशन लेना है यहाँ पर, आप सुन लीजिए क्या लेना है। जब हेलोजन का टेस्ट करिएगा तो सोडियम एक्सट्रैक्ट जब लेंगे आप हेलोजन के टेस्ट के लिए तो इसके पहले आप नाइट्रोजन और सल्फर के टेस्ट कर चुके होंगे, है ना? शुरुआत कहाँ से करते हैं हम लोग? पहले नाइट्रोजन का टेस्ट करते हैं, फिर सल्फर का टेस्ट करते हैं। अगर नाइट्रोजन और सल्फर दोनों एब्सेंट हैं, नाइट्रोजन और सल्फर दोनों एब्सेंट हैं, एक टेस्ट और भूल गए अभी आपको बताना, कौन? नाइट्रोजन सल्फर दोनों प्रेजेंट है तब क्या टेस्ट करोगे? NaSCN। हाँ, ये देखिए NaSCN बनेगा कब? जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन और सल्फर दोनों उपस्थित हैं तो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में NaSCN का फॉर्मेशन होगा, है ना? तो क्या करें हम? सोडियम एक्सट्रैक्ट में मिला दे क्या? बोलो, FeCl3। फेरिक क्लोराइड मिलाते हैं इसमें, और फेरिक क्लोराइड मिलाएंगे तो क्या मिलता है हमको? FeSCN का होल थ्राइस, है ना? वो ब्लड रेड कलर का होता है, ब्लड रेड कलर का। वो इंडिकेट करता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन तथा सल्फर दोनों, एक कंबाइंड टेस्ट है, दोनों का कंबाइंड टेस्ट है। और जो अभी नाइट्रोजन का अलग टेस्ट होता है वो अलग है सेपरेट, और सल्फर का अलग है। कंबाइंड टेस्ट ये है, ठीक है ना? अब हेलोजन की बात कर रहे हैं हम लोग। ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर नाइट्रोजन सल्फर एब्सेंट हैं तब तो सीधा आप सोडियम एक्सट्रैक्ट लेकर के उसमें सिल्वर नाइट्रेट मिला करके हेलोजन का टेस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं,
लेकिन अगर सोडियम एक्सट्रैक्ट का जो है इसमें नाइट्रोजन या सल्फर प्रेजेंट है, नाइट्रोजन या सल्फर प्रेजेंट है, तो किस फॉर्म में होगा इसमें? अगर नाइट्रोजन है तो किस फॉर्म में होगा? NaCN के फॉर्म में होगा। अगर सल्फर होगा तो किस फॉर्म में होगा? Na2S के फॉर्म में होगा, राइट। अब आप किसका टेस्ट करने जा रहे हैं इसमें? नाइट्रोजन सल्फर का टेस्ट कर चुके, तो आपने देखा कि नाइट्रोजन उसमें प्रेजेंट है, सपोज, क्या प्रेजेंट है? इसका मतलब कि सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में NaCN तो है ही है। अब किसका टेस्ट करने जाना है? हैलोजन का। तो हैलोजन का टेस्ट करने के लिए इसमें क्या मिलाओगे आप? AgNO3। AgNO3 जब मिलाओगे तो वो क्या देगा? सिल्वर आयन देगा और नाइट्रेट आयन देगा। इस सोडियम एक्सट्रैक्ट में अगर हैलोजन है कोई, क्या X माइनस, ये तो लिखोगे, या NaX लिखो, NaX लिख लो, जिसमें समझ में आया वो लिख लो, NaX। तो ये Na प्लस CN माइनस प्लस Na पॉजिटिव प्लस X माइनस प्लस Ag, लो तोड़ के लिखते हैं, Ag प्लस NO3 माइनस, ये होगा ना। तो आप टेस्ट किसका कर रहे थे? हैलोजन का। तो हैलोजन का टेस्ट करने के लिए सिल्वर नाइट्रेट मिलाया, तो सिल्वर आयन हैलाइड आयन से क्रिया करके AgX बनाएंगे। साथ में सिल्वर आयन साइनाइड आयन से भी रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? AgCN। सिल्वर साइनाइड भी बनेगा, AgCN भी बनेगा। अगर ये XCl है, क्या है? Cl है, तो ये क्या बनेगा? AgCl नहीं बनेगा। और ये साथ में NaCN भी इसमें है, क्योंकि नाइट्रोजन प्रेजेंट था, तो AgCN भी बनेगा। ये भी व्हाइट और ये भी व्हाइट है ना। अगर इसमें हैलोजन नहीं भी है, Cl माइनस नहीं भी है, तब भी सिल्वर नाइट्रेट मिलाने पर व्हाइट प्रेसिपिटेट आ जाएगा, जबकि हैलोजन नहीं है। तो आप कह दोगे कि उसमें हैलोजन है, नहीं कह दोगे? इसका मतलब है कि हैलोजन का टेस्ट अगर करना है हमें, तो पहले हमें NaCN को, अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो उसको हटाना पड़ेगा, फिर हैलोजन का टेस्ट करेंगे, है ना। अगर Na2S होता है इसमें, देखो भाई, Na2S होता तो क्या बनता भैया? सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्या बनता? Ag2S, सिल्वर सल्फाइड ब्लैक बनता ना। तो ये प्रेसिपिटेट बनता, साथ में दूसरा व्हाइट। तो वो समझ में नहीं आता कि क्या बना, तब भी इंटरफियर करता है उसमें, है ना। इसका मतलब है कि अगर सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में आपने जो टेस्ट किए नाइट्रोजन और सल्फर के, उनमें से किसी के टेस्ट पॉजिटिव आए हैं, प्रेजेंट हैं, तो डायरेक्ट आप हैलोजन का टेस्ट नहीं करेंगे। इसके पहले आपको कुछ और ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ट्रीटमेंट क्या करना पड़ेगा कि ऐसा कुछ उपाय करना पड़ेगा कि NaCN जाना चाहते हैं, चलिए जाए। हाँ चलिए, चलिए चलिए जाओ, जो जाना चाहता है वो जा सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, बताओ भाई, आप लोग प्रिंस लोग बताओ भाई, क्या करेंगे? HNO3 के साथ इसको बॉइल करेंगे। पहले क्या करेंगे? नाइट्रिक एसिड के साथ बॉइल करेंगे। किसको? सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को, बिफोर टेस्टिंग द हैलोजन। हैलोजन का टेस्ट करने के पहले हम सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को नाइट्रिक एसिड के साथ बॉइल करेंगे। ये कब करना है? जब नाइट्रोजन या सल्फर या दोनों उपस्थित हैं। कब? सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में।
अगर ये प्रेजेंट नहीं है तब फिर नाइट्रिक एसिड के साथ बॉयल करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब आपने कहा कि हम बॉयल करेंगे Na2S, भाई सल्फर होगा तो Na2S के रूप में होगा, नाइट्रोजन होगा तो NaCl के फॉर्म में होगा। जब इसकी क्रिया किससे कराओगे? HNO3 से, HNO3 से, तो ये क्या बना देगा? NaNO3 और HCN इज अ गैस, हाइड्रोजन साइनाइड गैस, प्लस NaNO3। क्यों भाई? जब नाइट्रिक एसिड के साथ सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को हीट करोगे तो उसमें अगर NaCN है तो नाइट्रिक एसिड से क्रिया करके NaCN बनाएगा और ये गैस बन के बाहर निकल जाएगा। Na2S है तो ये नाइट्रिक एसिड से क्रिया करके क्या बनाएगा? बोलो, 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए, H2S, इट इज ऑल्सो गैस, बाहर निकल जाएगी और NaNO3 के 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। तो इस तरह से NaCN और Na2S इफ प्रेजेंट इन सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट ये क्या होंगे? गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होकर के निकल जाएंगे। अब इसके बाद आप जो सोडियम एक्सट्रैक्ट मिला है आपको उसको कूल कर लेंगे, ठंडा कर लेंगे। चूंकि बॉयल किया है तो कंसंट्रेट भी हो जाएगा ये, है ना। तो इसमें थोड़ा सा डिस्टिल वाटर मिला के इसको डाइल्यूट भी कर लेंगे और डाइल्यूट करने के बाद फिर इसमें क्या करेंगे? सिल्वर नाइट्रेट अब मिलाएंगे और सिल्वर नाइट्रेट मिलाएंगे तो सिल्वर आयन किससे क्रिया करेंगे? जो उसमें हैलाइड आयन है उन्हीं से रिएक्ट करेंगे। क्यों? अगर हैलाइड आयन में क्या है? Cl आयन है तो व्हाइट प्रेसिपिटेट आएगा, Cl आयन है तो सिल्वर आयन से क्रिया करके AgNO3 लिख दें पूरा भैया और NaCl, तो क्या बन जाएगा? AgCl, व्हाइट प्रेसिपिटेट। और ये जो प्रेसिपिटेट है वो सॉल्युबल होगा किसमें? अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, NH4OH में घुल जाएगा। ठीक है। दूसरा, अगर ये नहीं है, इसमें क्या है? Br है तो सिल्वर आयन से क्रिया करके क्या बनाएगा? AgBr। ये कैसा होगा? येलोइश या पेल येलो, PPT या येलोइश भी बोलते हैं इसको, है ना। क्लियर येलो नहीं रहेगा, येलोइश होगा। और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड में पार्शियली सॉल्युबल होगा, नॉट कंप्लीटली। तो वो कंफर्म करता है कि इसमें Br ब्रोमाइड आयन प्रेजेंट है। और आयोडाइड आयन होंगे तो Ag आयन से क्रिया करके क्या बना देंगे? AgI। और ये कैनरी येलो क्लियर मिलेगा आपको प्रेसिपिटेट, और वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व नहीं होगा, इनसॉल्युबल होगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हैलोजन का टेस्ट करेंगे, आप कंफर्म कर लेंगे। हैलोजन के टेस्ट में ध्यान रखना है ये कि अगर नाइट्रोजन सल्फर है तो फिर हमें डायरेक्ट टेस्ट नहीं करना है, पहले उनको हटाना पड़ेगा, नाइट्रिक एसिड के साथ बॉयल करेंगे। ठीक है ना। फिर अगर नाइट्रोजन सल्फर नहीं है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, ये प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। नेक्स्ट फॉस्फोरस का आता है टेस्ट, है ना, कि फॉस्फोरस को कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, डिटेक्ट करेंगे। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग? ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लेंगे। कितना टाइम हो रहा है? 15 मिनट। आज आप लोगों को भैया कुछ ट्रीट देना है, हैं? ट्रीट। बच्चों का मनोबल बढ़ा रहा है, केमिस्ट्री पढ़ा रहा है। सभी रिकॉर्ड तो नहीं हो रहा है? अरे तो फिर इसको ब्रेक करो, अभी हम चले। तो अब लास्ट बचा है फॉस्फोरस का टेस्ट कैसे करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड में फॉस्फोरस प्रेजेंट है या नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? फॉस्फोरस का टेस्ट करने के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड जो मिला है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेंगे,
और उसको सोडियम परऑक्साइड Na2O2 से रिएक्ट करा देंगे, सोडियम परऑक्साइड से, है ना। तो ये ऑक्सीडाइज कर देगा उसको, ठीक है ना। सोडियम, इससे ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर फास्फोरस है तो वो Na3PO4 में कन्वर्ट हो जाएगा, Na3PO4 में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। Na2O2 से जब आप रिएक्ट कराओगे किसको, ऑर्गेनिक कंपाउंड को, तो वो Na3PO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब Na3PO4 में जो कन्वर्ट हुआ है, इसको आप नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कराओगे HNO3 से, तो ये फॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, H3PO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, H3PO4 में, ठीक है। H3PO4 में कन्वर्ट, फॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट जो हो गया है, क्या, फॉस्फोरस प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में यदि फॉस्फोरस होगा तो वो इससे रिएक्ट कराने पर किसमें कन्वर्ट होगा, सोडियम फॉस्फेट में, और सोडियम फॉस्फेट फिर नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करके किसमें, फॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब फॉस्फोरिक एसिड की रिएक्शन कराएंगे आप अमोनियम मॉलिब्डेट से, NH4 ट्वाइस MOO4 12 मॉलिक्यूल इसके लिए लेंगे, है ना। बैलेंस रिएक्शन ही लिख रहे हैं, लेकिन इसको बोलेंगे क्या, अमोनियम मॉलिब्डेट। अमोनियम मॉलिब्डेट, इससे कंबाइन कराएंगे तो क्या बनाएगा ये, अमोनियम फॉस्फो मॉलिब्डेट, अमोनियम NH4 थ्राइस PO4 .12 MOO3 ये बनाएगा। इसको बोलते हैं अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। इट इज येलो इन कलर, येलो कलर का होता है, या येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा, या सॉल्यूशन का कलर येलो हो जाएगा, ठीक है ना। इसका नाम लिख लीजिए, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट, ठीक है। ये कैसा होगा, येलो कलर का होगा। तो अगर येलो कलर आता है इसका मतलब है कि फॉस्फोरस प्रेजेंट है। तो आपने ये प्रोसेस तो कर लिया आपने, इससे किसमें कन्वर्ट हो गया, H3PO4 में कन्वर्ट हो गया, फॉस्फोरस प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर उसकी रिएक्शन इससे करा दी तो ये बन गया। एक और तरीका है, फॉस्फोरिक एसिड अगर बन गया है आपका H3PO4, फॉस्फोरस इज कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोरिक एसिड, इसमें कन्वर्ट हो गया, तो इससे रिएक्शन नहीं कराना है। अगर आपको नहीं कराना है तो इसको दूसरे तरीके से क्या कर सकते हैं आप, इससे भी रिएक्ट करा देंगे। मैग्नीशिया, इससे रिएक्ट कराते हैं MAGNESIA, मैग्नीशिया। अब मैग्नीशिया क्या होता है, MgCl2 प्लस NH4Cl प्लस NH4OH, इसका जो मिक्सचर है दिस इज कॉल्ड मैग्नीशिया। ये क्या होता है, मैग्नीशिया। तो फॉस्फोरिक एसिड की मैग्नीशिया से क्रिया कराओगे जब आप, तो बनेगा मैग्नीशियम, इट विल गिव MgNH4PO4, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट ये देगा, ठीक है ना। और मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट जो बना है इसको फिर आप हीट कर दोगे स्ट्रांगली हीट करोगे जब आप इसको, तो इट विल गिव 2 मॉलिक्यूल्स इसके लगेंगे, Mg2P2O7,
मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट, मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट। ठीक है, इसको जब स्ट्रांगली हीट करोगे आप तो क्या मिलेगा, मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट प्लस NH3 भी मिलेगा, वाटर भी मिलेगा, है ना। अगर इसको बैलेंस करके लिखोगे रिएक्शन को 2Mg करके लिखोगे ना तो आपको बैलेंस्ड इक्वेशन मिल जाएगा, है ना। तो आपने क्या किया, फास्फोरस को इसमें किसके रूप में कन्वर्ट किया था, अमोनियम फॉस्फो मोलिब्डेट के फॉर्म में किया था। आपने इसके फॉर्म में भी प्रेसिपिटेट उसको कर सकते हो, ठीक है ना, क्लियर। तो इस तरह से फास्फोरस का टेस्ट दोनों तरीके से किया जा सकता है, दोनों रूप में प्रेसिपिटेट किया जा सकता है, ठीक है, क्लियर। फास्फेट का समझ में आ गया, अब बंद करते हैं।